ओके, तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली क्लास में। हाँ, किस किस को CFS नहीं बनाने? कौन सी कंपनी है जिसको CFS नहीं बनाने? इंडियाज वन के अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखी है कि भैया ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नहीं बनाओगे, अदरवाइज़ आपको बनानी पड़ेगी। पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है आप वोली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी और एनी अंडर द कंपनी, इट शुड बी वोली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। वोली ओन्ड और पार्टली ओन्ड मतलब या तो तुम पूरी किसी सब्सिडी हो या तो किसी मतलब वोली ओन्ड सब्सिडी या तो पार्टली ओन्ड सब्सिडी हो। और क्या किया है आपने आपने इन्फॉर्म कर दिया है अपने मेंबर को दैट आप क्या नहीं बना रहे हो, CFS नहीं बना रहे हो, और किसी भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। ओके, मतलब कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ही बनाओगे, बट ये ध्यान रखना अब होल्डिंग कंपनी हो किसी की तो आपको बनाना पड़ेगा। वोली ओन सब्सिडरी को एग्जाम्प्ट है और पार्टली ओन सब्सिडरी को, मतलब सब्सिडरी को एग्जाम्प्ट है, CFS तो बनाए वो कंसो क्या कहते हैं होल्डिंग तो बनाएगी, सब्सिडरी एग्जाम्प्ट है, वोली ओन और पार्टली ओन। और आपने अपने मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया कि हम CFS नहीं बना रहे। और दूसरी बात, और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। प्लस दूसरी कंडीशन, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड इन पब्लिक, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होनी चाहिए आपके। क्या आपके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होने चाहिए? क्या नहीं ट्रेडेड होने चाहिए? शेयर्स, इक्विटी और डेट। फिर इट शुड बी नॉट लिस्टेड, ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इट्स अल्टीमेट होल्डिंग, अब क्या करें, अल्टीमेट होल्डिंग और एनी अदर इंटीमेटरी होल्डिंग, तुम्हारी अल्टीमेट होल्डिंग या फिर आपसे ऊपर कोई होल्डिंग है तो वो बना रही हो क्या, इंडियाज़ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, इंडियाज़ के अकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो 4 कंडीशन पहले, या तो आप सब्सिडी या तो वोली ऑन सब्सिडी या तो पार्टली ऑन सब्सिडी। आप क्या कह रहे हो, आपने अपने मेंबर को इन्फॉर्म करा कि भैया हम CFS नहीं बना रहे और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, पहली कंडीशन। दूसरी, आपके डेट और इक्विटी कहाँ ट्रेडेड ना होते हो पब्लिक में, ठीक है, ओपन पब्लिक में ट्रेड ना होते हो, आप प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं है। और चौथी कंडीशन है कि आपकी अल्टीमेट होल्डिंग या तो आपकी अल्टीमेट होल्डिंग और या तो आपकी इंटरमीडिएट होल्डिंग क्या बना रही हो, CFS बना रही हो और पब्लिक में अवेलेबल हो। तो ये सारी कंडीशन है आपको जिससे क्या नहीं करना, तो वो आपको CFS नहीं बनाना, ठीक है। क्वेश्चन 3 पूछा है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन 3, एक्सेप्शन बताओ प्रिपरेशन ऑफ CFS। सिनेरियो 1 है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप हेडेड बाय कंपनी। ए का स्ट्रक्चर है ये 100% सब्सिडी, 100% सब्सिडी, ये भी 100%। कंपनी ए लिस्टेड एंटिटी है, कंपनी एक लिस्टेड एंटिटी है एंड प्रिपेयर कर रही है CFS एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देख लो भैया, ऐसा ग्राफ नहीं तो आप बोलो ये दिख नहीं रहा, देखो 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 देखो, ऐसा है, ठीक है। वो जो कंपनी है वो CFS बना रही है, मतलब कि हाँ CFS बना रही है, लिस्टेड एंटिटी है। कंपनी सी अनलिस्टेड एंटिटी है एंड इज़ नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। छोड़ो 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 छोड़ो, इतना ना बकवास नहीं करना, अच्छा खासा पढ़ लिया ना, ठीक है। क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2, एक्सेप्शन टू प्रिपेयर ऑफ CFS, ये भी CFS बनाने के लिए बोल रहा है। आप अच्छी तरीके से समझ गए हो ना, बस ठीक है, कुछ ज़्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 पे आ जाओ। इवेल्यूएशन ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल को कैसे इवेल्युएट करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे कंट्रोल को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन कंट्रोल करने के लिए अब कंट्रोल को कैसे इवैल्यूएट करनी चाहिए। आपके पास 3 एलिमेंट है जिससे आपको कंट्रोल इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है।
अगर इन्वेस्टर के पास पावर है इन्वेस्टी से ज़्यादा, मतलब इन्वेस्टर के पास पावर है कि इन्वेस्टी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर कर सकता है तो ठीक है। फिर देखो अगर इन्वेस्टर के पास राइट है वेरिएबल रिटर्न तो भी वो कर सकता है, और पावर टू अफेक्ट इन्वेस्टर का रिटर्न, एबिलिटी टू यूज़ पावर टू अफेक्ट द इन्वेस्टर का रिटर्न, तो ये मान लेंगे उसके पास कंट्रोल है। कुछ भी फालतू की चीज़ें है। अब पावर का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ पावर क्या है, एग्जिस्टिंग राइट है उसके पास, एबिलिटी टू इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग राइट टू प्रोवाइड एबिलिटी टू इन्वेस्टर, एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोविजन 110 के अकॉर्डिंग रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी सिग्निफिकेंट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टी, अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द कंपनी, क्या है ये, की नोट, बकवास, एक्सप्लेनेशन ऑन राइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट, ठीक है। अब यहाँ पे एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट, एबिलिटी क्या है, एबिलिटी उस बंदे की एबिलिटी क्या है, एक है एबिलिटी ऑफ राइट, एक सब्सटेंटिव राइट है, एक प्रोडक्टिव राइट है, सब्सटेंटिव और एक प्रोटेक्ट करने का राइट है, ठीक है। सब्सटेंटिव राइट क्या होता है, द राइट कैन बी क्लासिफाइड एज सब्सटेंटिव राइट ओनली इफ द इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज दोज राइट व्हेन द नीडेड। सब्सटेंटिव राइट ये होता है जब इन्वेस्टर राइट तभी यूज़ कर सकता है जब उसको ज़रूरत होगी, ये कोई बैरियर नहीं है उस पर इन एक्सरसाइज सब्सटेंटिव राइट, तो राइट दैट इट विल बी कंसिडर्ड राइट और नॉट सब्सटेंटिव। तो फॉलोइंग ये सारे एग्जांपल है किसके, फाइनेंशियल बैरियर, ऑपरेशनल बैरियर, लीगल बैरियर और पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब द फॉलोइंग एग्जांपल में भी कंसीडर्ड एज बैरियर एक्सरसाइज राइट, मतलब कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो उसका काम नहीं चल रहा, लीगल बैरियर और प्रोफेशनल बैरियर, ये सारे बैरियर आ जाते हैं किस चीज़ पे, राइट्स पे, ठीक है। सब्सटेंटिव राइट है, इट मीन्स दैट देयर शुड बी नॉट एनी बैरियर, उसका कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, तो ये सब्सटेंटिव राइट है। अगर उसका बैरियर होगा तो ये प्रोटेक्टिव राइट माना जाएगा, इन दिस केस सब्सटेंटिव राइट। इफ देयर इज एनी बैरियर द एक्सरसाइज इट विल बी राइट और नॉट सब्सटेंटिव, अगर कोई बैरियर है तो ये हम मान लेंगे उसका कोई सब्सटेंटिव राइट ही नहीं है, ठीक है। बैरियर कौन सा, फाइनेंशियल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, लीगल हो सकता है और पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। और प्रोटेक्टिव राइट क्या है, प्रोटेक्टिव राइट ये पावर नहीं देता इन्वेस्टर को, ये कोई पावर नहीं देता, ये प्रोटेक्टिव राइट डज नॉट गिव पावर टू इन्वेस्टर, को कोई पावर नहीं देता, ठीक है। तो द फॉलोइंग एग्जांपल, ये एग्जांपल है, जैसे लेंडर का राइट हो गया टू क्लेम द एसेट्स ऑफ बोरोवर, और इन्वेस्टर का राइट है अगर इन्वेस्टी कोई फ्रॉड करेगा, मिसएप्रोप्रिएशन करेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स पे, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टी बाय लेंडर टू गेट अ रेगुलर अपडेट अबाउट वर्किंग इन इन्वेस्टी, फ्रेंचाइजर का राइट है टू बाउंड फ्रेंचाइजी to protect brand name that is uniform of employees interior logos etc. एक्सेप्शन ऑफ सब्सटेंटिव राइट, सब्सटेंटिव राइट का एक्सेप्शन क्या है, अब देखो इसमें एक्सेप्शन क्या है सब्सटेंटिव राइट का, सब्सटेंटिव राइट का एक्सेप्शन क्या है, मतलब उसके पास क्या है, इन्वेस्टर के पास कोई राइट नहीं है, सब्सटेंटिव राइट प्रेजेंट में नहीं है, बस फ्यूचर में आ सकता है, मतलब कैसे आ सकता है, उसने कोई ऑप्शन ले रखा था उसके पास, उसने ऑप्शन ले रखा था और उसने शेयर सारे के सारे बाय कर लिए ऑप्शन से, तो अब उसके पास क्या आ गया, राइट आ गया एट द बिफोर द जनरल मीटिंग, तो ये एक क्या है, ये एक वो है एक्सेप्शन है। अब मान लो इन्वेस्टर के पास सब्सटेंटिव राइट है बट अदर इन्वेस्टर के पास प्रोटेक्टिव राइट है, तो इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पावर, इन्वेस्टर हैज़ पावर ओवर इन्वेस्टी, तो अदर इन्वेस्टी होगा, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एक बार रीड कर लेते हैं, लेट मी चेक दिस। ओके, यहाँ पे ना एक दिक्कत है, क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन 40 है, पेज नंबर है इसका 44, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है,
मैंने पहले एक्वायर कर रखा था 30%, फिर मैंने 70% पूरा एक्वायर कर लिया, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी और वो मेरी सब्सिडी बन जाएगी, नेट एसेट आ जाएंगे मेरे पास, जो गुडविल आएगी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। कैश में पेमेंट करी वो चली जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, प्रॉफिट हुआ मेरे को, प्रॉफिट हुआ मेरे जो शेयर प्रॉफिट 700 ये था, और एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ से 100 यहाँ से मिला था, 50 रिवैल्यूएशन रिजर्व से आया था, ठीक है। फिर अब मेरे को कन्फ्यूज़न ये, रिटेन अर्निंग में कौन सा जाता है, रिटेन अर्निंग में जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो हमें एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इसको वहाँ पे भेजते हैं। बाकी हमारा सारा P&L में जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मतलब क्वेश्चन 44 है, पेज नंबर है 47, ठीक है। इसमें ये आपसे NCI पूछता है, ओपनिंग क्लोजिंग, गुडविल पूछता है, बार्गेन गुडविल पूछता है या फिर बार्गेन परचेज, एक ही चीज़ आएगा, और अमाउंट कैपिटल कितनी होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एट द एंड ऑफ द ईयर। बस आपको ध्यान रखना, आप जो नेट एसेट लोगे शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग का ही लेना, वहीं परसेंटेज छाप देना। जैसे पहले में ये 1.5 लाख की नेट एसेट मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग इंटू 90% करूँगा। मेरे को 1,35,000 देने थे, मैंने कितने दे दिए, 1,40,000, तो ज़्यादा क्यों दे दिया भैया, गुडविल है 5,000 की गुडविल। अब 1,35,000 में से 15,000 उसके चले गए, और यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो मैं तो पहले शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 से रिटेन अर्निंग 70 हो गया, 20 का प्रॉफिट है, 90 इधर गया और बाकी 2,000 उधर जाएगा, तो ऐसे ही कर देना, सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 है, पेज नंबर 48 है। इसमें हमने क्या करा है, 70% एक्वायर करा है, जिसके लिए हमने 10 लाख रुपए दिए, और उसकी इक्विटी थी प्लस अदर इक्विटी थी, उसकी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी थी, दोनों को मिला के हम करेंगे तो 10,80,000 होगा, उल्टा 70% करेंगे तो 7,56,000 हमने दे दिए उसको 10 लाख रुपये। 2,44,000 की गुडविल है, और NCI 10,80,000 इंटू 30%, 3,24,000। फिर इनको ना कंसेक्यूटिव हमेशा लॉस होते गया, तो हम NCI पूछा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है गुडविल बताओ और NCI बताओ एट एंड ऑफ द ईच ईयर, तो भैया गुडविल तो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और NCI है हमारी घटती जाएगी, इवन नेगेटिव में भी चली जाएगी, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप घटा देना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन 46 है, पेज नंबर 48 है। इसमें क्वेश्चन है, हमारी सब्सिडरी है, PQR की एक सब्सिडरी है MNC लिमिटेड। अगर हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, दोनों अपनी इंडिविजुअल इंडियस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो PQR लिमिटेड SLM फॉलो करता है ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड MNC लिमिटेड अडॉप्ट करती है WDV फॉर डेप्रिसिएशन। एक SLM यूज़ करता है, एक WDV यूज़ करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। अब 110 बनाने जा रहे हैं, हम कंसोलिडेटेड करने जा रहे हैं, पेरेंट को प्रिपेयर करना है CFS यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ, लाइक ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को CFS में कैसे दिखाएंगे, देखो भैया, अगर आप सेम ही बिजनेस करते हो तो आपको एक ही तरह करना पड़ेगा, अगर आप अलग अलग करते हो तो कोई बात नहीं, तो हम अलग अलग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आंसर में क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ 16 के अकॉर्डिंग चेंज इन अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इट इज़ कंसिडर्ड एज चेंज इन एस्टिमेट। तो इस केस में जो MNC अप्लाई कर रहा है WDV, बट PQR अप्लाई कर रहा है SLM, तो ये अलाउड है। CFS में बोथ हैव डिफरेंट एस्टिमेट, दोनों के क्या डिफरेंट एस्टिमेशन हो सकते हैं रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ एसेट। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एनी एडजस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द गिवन डिफरेंस। इस डिफरेंस के लिए आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। समझ में आएगा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। समझो करो बात को बाबूलाल, लल्लूलाल, गधे, बेवकूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पेज नंबर 49 है। तो H लिमिटेड है, क्या H लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। S लिमिटेड H की एक सब्सिडरी होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी है, और एक एसोसिएट है A लिमिटेड, ठीक है। A फॉर एसोसिएट, S फॉर सब्सिडरी, H फॉर होल्डिंग। तो ये 3 कंपनीज है, ठीक है, इंगेज इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, में अलग अलग बिजनेस चलाते हैं। दीज कंपनीज आर यूजिंग द कॉस्ट फार्मूला,
कॉस्ट फॉर्मूला ऑफ देयर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू इंडेक्स टू। अपनी इन्वेंट्री, अलग अलग बिजनेस है और अपनी इन्वेंट्री को करने के लिए वैल्यू करते हैं। होल्डिंग किस पे कर रहा है, फीफा पे कर रहा है, और सब्सिडरी और एसोसिएट कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट पे। तो क्या एच लिमिटेड रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड और ए लिमिटेड, क्या होल्डिंग को, सब्सिडरी और एसोसिएट्स को फीफो में भी करना पड़ेगा जब हम सीएफएस बना रहे होंगे? तो देखो भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। अब भैया जो उनकी कॉस्ट आएगी उन्हीं के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रेजेंटेशन के हिसाब से करेंगे, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं बनाना चाहिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ 110 यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, मैंडेटरी इन सीएफएस। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अब मैंडेटरी है सीएफएस में। अगर कंसोलिडेटेड कर रहे हो किसका, सब्सिडरी का, बोथ, अगर सिमिलर नेचर है, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो इस केस में जो नेचर ऑफ बिजनेस है, डिफरेंस है एंटिटी का, तो जो एंटिटीज ने गिवन इस सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये जो बेसिस है, इट कैन बी सेड दैट डिफरेंट कॉस्टिंग फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब कि आप, सिंपल सी बात है, सीएफएस में आपको बनाना होता है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग यूज़ करके। अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन है, सिमिलर नेचर की है, बट आपको उसमें नहीं बनाना। अगर वो क्या है, सिमिलर नेचर की नहीं है, तो आपको नहीं बनाना, ठीक है। ये पढ़ ले ढंग से, तेरा उसमें भी काम आएगा ऑडिट में ये, क्योंकि थ्योरीज आती हैं तो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, हम क्लास 10 पे आ गए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 48 है, पेज नंबर 50 है। अब जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी को आपको कैसे क्लासिफाई करेगा करंट और नॉन करंट में, अगर जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब पेरेंट एंड सब्सिडरी की डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट है, अरे भैया डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट है, तो ठीक है। अगर रिपोर्टिंग पीरियड डिफरेंट है होल्डिंग और सब्सिडरी का, अगर होल्डिंग रिपोर्टिंग पीरियड अलग है होल्डिंग और सब्सिडी का, तो क्या करें, जो रिपोर्टिंग गैप होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्टिंग गैप है 3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। इन एडिशन क्लासिफिकेशन ऑफ करंट और नॉन करंट आइटम का विल बी मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपोर्टिंग डेट ऑफ सीएफएस। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सीएफएस के बेस पे करेंगे, तो उसी के बेस पे होगा करंट और नॉन करंट, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड कर रहा होगा ना, उसी के बेस पे हम करेंगे, भले ही अलग रिपोर्टिंग डेट है, तो 12 महीने उसका ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 49 क्वेश्चन है, पेज नंबर 50 पे। ए लिमिटेड है, जिसकी एक सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी है, ठीक है। उसने एक लोन ले रखा है फॉरेन से, और जो रीपेबल है X9 में पेबल है। अब 31 मार्च X2 को क्या हुआ, 31 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड X2 को उसने एक ब्रीच कर दी कंडीशन लोन की। उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, अब रीपेबल हो गया डिमांड, जो लोन है अब रीपेबल हो गया डिमांड पे और रिपोर्टिंग डेट पे ही। सब्सिक्वेंटली मतलब ईयर के बाद, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव होने से पहले BINC ने रेक्टिफाइड कर दिया उस ब्रीच को, एंड बैंक एग्री हो गया कि भैया हम डिमांड, अब आपकी डिमांड आप वहीं पे करना हमें, मतलब कि आप वहीं पे हमें लो पे नहीं करना, हम नहीं मांग रहे आपसे, और उनको लोन को चलने दिया रिमेनिंग पीरियड तक। जब हम प्रिपेयर कर रहे थे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS का, तो BINC ने उसे क्लासीफाई करा करंट लायबिलिटी में इन अकॉर्डिंग विद IAS presentation and financial statement, whether A Limited is required to classify such loan as current while preparing his consolidated financial statement। जब वो CFS बना रहा होगा, क्या उसको करंट में दिखाना है? भैया करंट में क्यों दिखाएगा, जब ब्रीच आपने ठीक कर दी बिफोर द फाइनेंशियल, तो इसे नॉन करंट ही दिखाएंगे। तो इस केस में जो एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सब्सिडरी की, रिक्वायर्ड फॉर दिस डिस्क्लोजर इन लॉन्ग टर्म लोन, जो सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज करेगी लॉन्ग टर्म लोन एज पर इंड गैप के अकॉर्डिंग। ये जो स्पेसिफाइड लोन है टिल द कंसीडर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन फिक्स कर लिए एंड द अप्रूवल फॉर द सेटल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंसिडरेशन, इफ कंसिडरेशन इज डन इन इंडिया, तो हमें क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग रूल अप्लाई करना चाहिए इंड AS का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है।
ओके, तो एक नया टॉपिक आया है, सेल और परचेज। जो सब्सिडरी और होल्डिंग अपने आप में ही सेल और परचेज करती है, ठीक है। सब्सिडरी होल्डिंग अपने आप में ही सेल और परचेज करती हैं। तो अब इसमें से देखो भाई कि अब मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल कर दिया और कुछ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रह गया, और वो पूरा बेच नहीं पाई सब्सिडरी। तो अब कंसोलिडेटेड करोगे एट द ईयर एंड। अब जो आपने प्रॉफिट कमाया है होल्डिंग ने, तो भैया वो प्रॉफिट तो एक्चुअली में उसको मिला ही नहीं, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया होगा, अब डेबिट मारो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। फिर जो इन्वेंट्री आपने क्रेडिट की होगी अब उसको, हाँ इन्वेंट्री गई होगी ना, अब इन्वेंट्री को डेबिट कर दो। सॉरी, इन्वेंट्री गई होगी ना, ख़त्म कर देते हो। पीएनएल को कम कर दो, इन्वेंट्री को बढ़ा दो। यहाँ पे पीएनएल भी कम हो रहा है, इन्वेंट्री भी कम हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री कम नहीं हो रही, एक्चुअली में आपने इन्वेंट्री तो बिक चुकी है सारी, नहीं बिकी, ठीक है। इन्वेंट्री को कम दो, पीएनएल डेबिट मार दो। पीएनएल ने आपने क्रेडिट किया था, पीएनएल डेबिट कर दो, साथ में इन्वेंट्री कर देना जो भी इसके साथ एसेट्स लायबिलिटी हो। अगर आप सब्सिडरी अगर उसको बेच रही है, किसको, सब्सिडरी अगर किसको बेच रही है, होल्डिंग को, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। कंसोलिडेटेड में एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एनसीआई भी आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको डेबिट मानना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फिर एनसीआई भी डेबिट मानना है, फिर इन्वेंट्री क्रेडिट करनी है, ठीक है। ऐसी सेल और परचेज अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसमें भी आपने करी होगी, तो यहाँ भी सेम ही आ जाएगा, इन्वेंट्री की जगह पीपीवी आ जाएगा बस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो हम करने ट्राई भी नहीं करेंगे, ठीक है। 57 करके देखते हैं। ओके, हाँ ये ध्यान रखो भाई साहब, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला देगा अगर ये बीच किसी क्वेश्चन के बीच में आ गया तो आपकी बैंड बच जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान रख से ना। यहाँ पे इसने एसेट्स बेची, ठीक है, एसेट्स बेची, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। एसेट्स बेची तो डेप्रिसिएशन 10 साल का लगना है इस पर, और प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, तब कितना एलिमिनेट करेगा, तो 1 साल बाद हम जाएंगे पूरा डेप्रिसिएशन लगा के। अब एसेट बची कितनी, 108 की। तुमने प्रॉफिट कितना कमाया था, 20,000 का, 20,000 का प्रॉफिट कमाया था, 10% उसमें से गवा दो, मतलब 1/10 गवा दो, बचा 18। अब 18,000 का प्रॉफिट तुम बुक ही नहीं कर सकते, यहाँ आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट डेबिट टू पीपी करना पड़ेगा। यस यस यस, अब हमारा 11th क्लास पे आए हैं हम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन 60 है। इसमें क्या है, इसमें एंटिटी ए ने पहले 60% एक्वायर कर लिया था, वो भी 6,000 रुपये दे के, और नेट फेयर वैल्यू थी, नेट एसेट की फेयर वैल्यू थी 6,000, तो 2,400 की गुडविल आ गई थी, ठीक है। फिर उसने बाद में 20% और एक्वायर कर लिया, मतलब 80% कर दिया। फिर उसने कितने दिए, 4,000 रुपये दिए। तो हम एसएफएस में एक एंट्री करेंगे, इसने एंट्री ही पूछी है, ठीक है, एसएफएस और सीएफएस में। तो एसएफएस में करेंगे स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पैसे दिए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000। फिर सीएफएस में करेंगे, सीएफएस में भी इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करिए। और एनसीआई है, अब वो कम हो गई, कैरिंग वैल्यू इतना है 40% पे, 20% पे इतना हो जाएगा। एनसीआई को हम कम कर देंगे 2,000 से, 4,000 होनी चाहिए, 2,000 हो जाएगी, और बैलेंस शीट फिगर अदर इक्विटी में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो ये 61 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा आपको, नींद भी नहीं आनी चाहिए भाई साहब, एक काम करने का टाइम है, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने यहाँ क्वेश्चन में, ए लिमिटेड ने पहले 70% ले रखे थे, अब उसने 10% और एक्वायर कर लिए, ठीक है। उसने 10% के लिए 26 लाख रुपए दिए, और 30% एनसीआई की वैल्यू है कितनी, 6,600 मेरी वैल्यू है। तो अगर मैं इसको 100% करूँ, 66 डिवाइड बाय, तो 22,000 हो जाएगा, 20% बचेगा तो 4,400 होगा। 66 में से 4,400, 2,200 मेरी गई, 2,200 गई, और जो 2,600 में से 2,200 गई, 400 का अदर इक्विटी में जाएगा,
ठीक है। और ध्यान रखो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि गुडविल में क्या चेंज होगा, गुडविल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एनसीआई के कैरिंग अमाउंट में चेंज कर रहे हैं। और जो लॉस हुआ है इसको किसको, एनसीआई को, मतलब कम हो गया ना उसका शेयर 2600 से कितना हो गया 2400, 400 का कम हो गया। ठीक है, तो जो उसको लॉस हुआ है लॉस ऑफ एक्विजिशन वो अदर इक्विटी में जाएगा डायरेक्टली विदाउट पीएनएल, पीएनएल में इसको नहीं भेजना। ठीक है, क्वेश्चन 62 यार। ठीक, ये क्वेश्चन है, हमने क्या करा है, बैलेंस शीट दे रखी है, एक बैलेंस शीट है, 2 इंडिविजुअल और एक कंसोलिडेटेड बना रखी है। ठीक है, इसमें आपको दी हुई है एक्वायर्ड करिए 70% और बाद में इसने 10% और एक्वायर कर लिया, जो 32 लाख रुपए दिए उसके लिए उसने। ठीक है, यहाँ पे गुडविल क्लियरली दिख रही है हमें। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो प्रोपोर्शनेट दिया हुआ है वो कितना है, 10% उसने ये बोला है। तो इसलिए हमारे पास एनसीआई है ना जो 90 की है, उसमें से 30 माइनस कर दो तो 60 बचेगा, और बाकी आप एंट्री करोगे ना तो उसी से पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। 2 एंट्री में पूरी बैलेंस शीट ख़त्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एंट्री कर लेना, जैसे उसमें कंसोलिडेट एसएफएस में एंट्री होगी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसी की एंट्री करोगे बैलेंस शीट ख़त्म। और सीएफएस में करोगे टू बैंक करके, फिर एनसीआई कम होगा 30 से, और बैंक में 32 गए, और बैलेंस अदर इक्विटी में 2 से कम कर दो, और यहाँ पे ये भी ख़त्म। टैक्स से कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 में एक 100% सब्सिडी थी, मतलब 100% सब्सिडी, उसमें से हमने कुछ पार्ट बेच दिया, तो 10 लाख की थी नेट इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की गुडविल थी। अब जब हमने 40% बेच दिया, तो उस टाइम उसकी फेयर वैल्यू थी 16, प्लस उसमें गुडविल ऐड करते तो 18 हो जाती। तो इंक्लूसिव हमें जब एनसीआई हम इसका निकालेंगे, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल निकालेंगे, समझ में आया क्या निकालेंगे, इंक्लूसिव ऑफ गुडविल निकालेंगे जब एनसीआई निकालेंगे तो। ठीक है, तो 18 लाख इंटू में 40% 720, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा 9 लाख के बाद 180 हमारी अदर इक्विटी में जाएगी, जैसे हम उसका करते हैं बाय का। ठीक है, ऑलरेडी हमारी सब्सिडी होती है तो हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।